हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग को सिर्फ प्रूफ देखना है, तो जल्दी से देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि गिवन स्टेटमेंट है। लेट आई बी अ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल and function f on this interval is defined and continuous on I, then f is uniform continuous on I। सिंपल इनके कहने का सेंस है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन f है, वो कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, तो वो उस पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा। ये मतलब इसका कंक्लूजन है, या आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट होता है कि आपको कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस दे दे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि उसके हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिंपली टिक कर देना है कि ये उस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा। इस थ्योरम का हम लोग यहां पर प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने पे हम लोग का कंप्लीटली एम क्या है कि हमको एक क्लोज इंटरवल आई दे रखे हैं, एक फंक्शन दे रखे हैं जो आई पे कंटिन्यूअस है, मतलब आई के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो हमें दिखाना है कि एफ जो है वो आई पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करेंगे और उसका जो रोड मैप होगा वो जरा थोड़ा सा लिख लेते हैं। इस थ्योरम को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, मतलब जो हमें प्रूफ करना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, उसका अपोजिट एजम्पशन लेकर चलेंगे कि मतलब हमारा फंक्शन एफ जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस आई इंटरवल पे नहीं है, और एट लास्ट रिजल्ट अपोजिट ला देंगे, तो मतलब हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा और जो उसके अपोजिट पॉसिबल रिजल्ट होगा वो ट्रू हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की एक क्राइटेरिया का यूज करेंगे, जिसे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कहते हैं। मतलब कैसे हम सीक्वेंस के थ्रू किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस या नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस शो कर सकते हैं। तो देखिए, उसको शो करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन f गिवन है इंटरवल i पे, i आपका एक इंटरवल है और f कोई भी फंक्शन इस इंटरवल पे गिवन है, तो f जो होगा i इंटरवल पे नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा अगर इस i इंटरवल पे दो सीक्वेंसेस xn और yn ऐसी पॉसिबल हो कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस डिफरेंस xn माइनस in इज इक्वल टू 0 हो, एंड there exists a epsilon is greater than 0 such as fxn minus fyn is greater than epsilon। ठीक है, इनके कहने का सेंस क्या है? कोई भी इंटरवल i पे आपका मतलब फंक्शन f है, i इंटरवल पे नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा अगर कोई भी दो सीक्वेंसेस xn और yn ऐसे पॉसिबल हो जाए जिनका लिमिटिंग पॉइंट सेम हो, मतलब जिनके बीच के डिफरेंस का जो लिमिट हो, मतलब उनके बीच के डिफरेंस जो सीक्वेंस बन रही हो उसका अप्रोच 0 की ओर हो। ठीक है, मतलब जैसे आगे बढ़ते जाएं इन सीक्वेंसेस के टर्म्स करीब आते जाएं, ये कहने का सेंस है। लेकिन इन सीक्वेंसेस की अगर हम एफ फंक्शन के थ्रू सीक्वेंस बनाएं, तो वो जो दोनों सीक्वेंसेस fxn और fyn मिलेंगे, उनकी डिस्टेंस चाहे हम n कहीं पे भी ले लें, यहां पर एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा, फॉर ऑल n इन नेचुरल नंबर, कि n हम कहीं पर भी ले लें, कोई भी n ले लें, कितना बड़ा से बड़ा ले लें, छोटा से छोटा ले लें, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस एक फिक्स्ड रियल नंबर से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके आप रिजल्ट्स वगैरह बाद में करेंगे, अभी चूंकि थ्योरम का प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिंपली इस क्राइटेरिया का यूज करेंगे। इसमें सिर्फ आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि फॉर ऑल n इन नेचुरल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना है, तो प्रूफ स्टार्ट कहां से होगा? हमारे एजम्पशन से, जो कि कंट्राडिक्ट होगा टू अवर एजम्पशन। गिवन डेटा है कि i क्लोज इंटरवल है और फंक्शन f जो है i पे कंटिन्यूअस है। प्रूफ करना है कि f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन i, बट हम सपोज करके चलेंगे, वी एज्यूम या फिर assume that f is not uniform continuous on I। बाकी जो गिवन डेटा है वो तो गिवन रहेगा ही। इट मींस इसका क्या सेंस होगा? इसका सेंस होगा कि वो ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को I इंटरवल पे डिफाइन करेगा। इट मींस देयर एग्जिस्ट अ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच एज, ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये हमारे एजम्पशन से मिल रहा है। ठीक है, इसी को हमें कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ करना है। देयर एग्जिस्ट अ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इन रियल नंबर सच एज two sequences xn and yn
एक्स एन एंड वाई एन सेज दैट, हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, सच दैट एक्स एन माइनस वाई एन इज लेस देन 1 अपॉन एप्सिलॉन एंड एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ओके, फॉर ऑल एन इन नेचुरल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर से, क्योंकि यहां पर एक वर्ड जो यूज हुआ है शायद आपको कंफ्यूज कर जाए, ये वाली चीज कि हमने यहां पर लिखा था कि लिमिट ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल टू 0 और यहां पर लिमिट की बात नहीं की। देखिए सिंपल चीज क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है। अगर आप देखो कि इस पे भी आप लिमिट अप्रोच कर दोगे तो इसकी भी अप्रोच 0 की ओर होती है, तो मतलब सिंपल चीज है कि ये भी वही चीज कह रहे हैं। बट इस सेंस में लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इससे हमें थ्योरेटिकल कंक्लूजन मिलेगा और इस बात से हमें कोई ज्यादा थ्योरेटिकल कंक्लूजन नहीं मिलते। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों स्टेटमेंट सेम लिखे हैं, आप समझ भी सकते हो। और ये चीज तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि एफ एक्स एन और आई एन हमारे कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर होगा जिससे उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बड़ी ही रहनी है, मतलब उससे छोटी डिस्टेंस पे वो अब नहीं जा सकते, चाहे नेचुरल नंबर कोई भी आप लोग। अब देखिए इसी को हमें कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ करना है। इसे कॉन्ट्राडिक्ट कैसे प्रूफ करेंगे, तो सिंपल चीज एक लिख के चलिएगा कि जो आपकी एक्स एन सीक्वेंस है और वाई एन सीक्वेंस है, दोनों कहां डिफाइन है, आई इंटरवल पे। ठीक है, आई इंटरवल आपका कैसा है, आई इंटरवल आपका है क्लोज्ड है, बाउंडेड है, मतलब आई आपका कैसा होगा, बाउंडेड। एक्स एन सीक्वेंस इस इंटरवल पे है, मतलब एक्स एन सीक्वेंस के टर्म इसी इंटरवल से आते हैं कहीं से, मतलब इसी इंटरवल के टर्म ही है। ठीक है, अब अगर आपका इंटरवल बाउंडेड है, मतलब इंटरवल की एक लिमिट है कि ए और बी के बीच में रहना है, तो जो सीक्वेंस यहीं से टर्म लेके आता है वो भी तो ए और बी के बाहर नहीं जा सकता। तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्स एन सीक्वेंस क्या होगा, वो भी बाउंडेड होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस आई बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, बी अ बाउंडेड इंटरवल and xn defined on I, so xn also bound, xn a bounded sequence। आप स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, सो बाय बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम वी आर यूजिंग बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट क्या था कि if you have any bounded sequence, if you have any bounded sequence, then it has at least one convergent subsequence, है ना। यही तो स्टेटमेंट था बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम का। क्या था कि xn जो आपकी सीक्वेंस है, अगर ये बाउंडेड है तो इसकी कोई ना कोई एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जरूर पॉसिबल होगी। सो बाय बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम वी एज्यूम, मतलब वी एज्यूम xnr is a converging subsequence of sequence xn and converging towards a point A। देखिए ये थोड़ा ज्यादा बड़ी बात छोटे में लिख गए, क्या कि बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम कहती है कि अगर आपकी सीक्वेंस xn एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसकी एक ना एक कन्वर्जिंग सब सीक्वेंस पॉसिबल होगी। तो हमने वही XNR इसकी एक कन्वर्जिंग सीक्वेंस मान ली जो कि पॉइंट A की ओर कन्वर्ज करती है। अब XN आपकी सीक्वेंस I इंटरवल से आ रही थी, मतलब वहीं से टर्म लेके आती थी, उसकी जो सब सीक्वेंस बनेगी वो भी I इंटरवल से ही टर्म लेके आएगी। तो जो आपकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है वो कन्वर्ज भी I इंटरवल के ही किसी पॉइंट पे करेगी। सिंपल चीज है, XNR के टर्म कहां से आ रहे हैं, जो आपकी ये सब सीक्वेंस है वो आ रहे हैं I से, क्योंकि ये जिसकी सब सीक्वेंस है वो खुद वहां से टर्म लेके आता था, तो ये जिस पॉइंट की ओर कन्वर्ज करेगी वो भी तो I में ही होगा। सिंपल चीज कि XNR जो आपकी कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट A की ओर, वो आपके इंटरवल I पे है। ठीक है, नाउ we suppose
सब सीक्वेंस YNR ऑफ सीक्वेंस YN, है ना। अब देखिए क्या चीज था, XNR जो आपकी थी वो XN की कोई सीक्वेंस थी, मतलब XN जो आपकी सीक्वेंस है वो है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ। उसमें से हमने फर्स्ट टर्म निकाला, थर्ड टर्म निकाला, फिफ्थ टर्म, मतलब कोई भी रैंडमली टर्म्स को उसी सीक्वेंस में निकाला और एक अपनी सब सीक्वेंस बनाई जो कि कन्वर्ज कर रही है, ठीक। YN भी हमारी सीक्वेंस है, तो जैसी XNR हमने सीक्वेंस निकाली थी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, वैसे ही YN की भी सीक्वेंस निकाली फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, ठीक। ये कन्वर्ज है या नहीं है ये हमें नहीं पता। ये हमें क्यों नहीं पता? ये हमें क्यों नहीं पता? ये हमें इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप ऐसे कह सकते हो कि हमको XN के लिए तो एज्यूम किया कि जो XNR निकालने वो कन्वर्ज है, लेकिन वही सेम सीक्वेंस हम YN से निकालें वो भी कन्वर्ज हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सिंपल चीज है। ये तो पता है कि XN माइनस YN का जो डिफरेंस वाली सीक्वेंस होगी वो तो कन्वर्ज करेगी, लेकिन XN और YN के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपल चीज ये है कि YNR जैसी XNR सीक्वेंस निकाली थी वैसे ही एक सीक्वेंस निकाली है, ये कन्वर्ज है या नहीं इस पे हमें नहीं पता, बट हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये YNR भी एक ही और कन्वर्ज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, YNR माइनस A। ये होगा क्या, इसमें देखिए हम एक चीज टर्म को ऐड कर रहे हैं, XNR को ऐड कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि YNR जो है वो एक ही और कन्वर्ज हो जाए। अब देखो इस टर्म को आप अगर अच्छे से पहचानते हो तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज लेस देन आर इक्वल टू, देखिए कंप्लीट पे मॉडुलस था, मॉडुलस को ब्रेक कर रहे हैं दो दो टर्म में, एक इस वाले टर्म पे और दूसरा जो रिमेनिंग टर्म है। तो जब मॉडुलस ब्रेक होता है तो आपको पता है कि वो इनइक्वलिटी का साइन लेके आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो YNR है माइनस का A इज इक्वल्स टू YNR माइनस XNR प्लस XNR माइनस A। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा आपको समझाते हैं, वो आपको थ्योरम के प्रूफ में नहीं लिखना है, बस ऐसे ही समझिएगा। अब जैसे जो ये एक्सप्रेशन बना है, ये एक्सप्रेशन जो बना है इसको जरा ध्यान दीजिएगा, इस पे ये n ही है। NR का क्या मतलब है कि इट इज नॉट n एज x, जैसे x में 1 2 3 4 5 6 था, वैसे ही YNR के जो n है वो कैसे हैं, जैसे 1 है, थर्ड है, फिफ्थ है ना, बाकी है ये भी नेचुरल नंबर ही। अब जैसे जो YNR है, या फिर इसको हम अभी आप समझने के लिए m कह रहे हैं या n कह रहे हैं, n को बहुत लार्ज ले लिया, कोई भी एक लार्ज नंबर है n0 से आगे ले लिया, मतलब सिंपल चीज है कि आपने पूरे सीक्वेंस में लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। लिमिट को ज्यादा अच्छा थ्योरेटिकल समझने के लिए आप ये करो कि आप बहुत बड़ा n0 नंबर ले लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखिए हमको पता है कि जो XN और YN है वो जीरो की ओर, उनका डिफरेंस वाली सीक्वेंस जीरो की ओर कन्वर्ज करती है। उसी के सिमिलर टाइप के टर्म हमने निकाले हैं, मतलब फर्स्ट टर्म तो दोनों का फर्स्ट है, YN का फर्स्ट, थर्ड, इस X का भी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, तो मतलब इसी ये जो सीक्वेंस ये भी बन रही है, ये इसी की ही सब सीक्वेंस आप ऐसे कह सकते हो कि है, या फिर वही वाली सीक्वेंस से बन रही है, क्योंकि ये भी XN और YN के सेम टर्म्स का डिफरेंस लेती है, वो भी वही कर रही थी। तो ये वाली सीक्वेंस जैसे जैसे n लार्ज होता जाएगा तो इसकी लिमिट जीरो की ओर अप्रोच करेगी, तो मतलब इस वाले टर्म को अगर आप n को इस यहां पर n को बहुत ग्रेटर लोगे तो ये कहां की ओर जाएगा, जीरो की ओर अप्रोच करेगा। समझ आ रही बात, क्योंकि ये यहीं से तो टर्म आ रहे हैं। दूसरी चीज, इस टर्म को आप देखिए, आपका XN जो है a की ओर अप्रोच करता है, मतलब XN की लिमिट a की ओर है, XN के लिए काफी लार्ज n लोगे तो वो भी क्या होगा, ये भी जीरो की ओर अप्रोच करेगा, मतलब ये भी एक फिक्स्ड रियल नंबर से छोटा होता जाएगा। समझ आ रहा है? तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल हम कहना क्या चाहते हैं कि जो YNR माइनस A का एक्सप्रेशन आपको मिला है, इसके दोनों साइड्स जीरो को और अप्रोच करते हैं, मतलब दोनों छोटे होते चले जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक्सप्रेशन, और ये तो इससे और छोटा ही है, मतलब ये एक्सप्रेशन भी
किसी जैसे जैसे आप n को लार्ज करते जाओगे किसी एक फिक्स्ड रियल नंबर एप्सिलॉन से, मतलब कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होता जाएगा। एप्सिलॉन आप कितना छोटा से छोटा ले लो उससे भी छोटा होता जाएगा। अच्छा, इसको हमने ऐसा फिल्मी जैसा क्यों बताया? क्योंकि मैं आपके माइंड से सीधे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन लेना चाहता था कि YNR minus a is less than epsilon, where epsilon is however small real number you can choose for as n is increasing from n0। यही तो डेफिनेशन है कन्वर्जिंग की। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स आपको सीधा यहां पर लिखना है कि इट मीन्स, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए फिल्माया गया है, इट मीन्स YNR आल्सो कन्वर्जेस टू A। और कोई पूछे कैसे तो आप उसको यहां समझा सकते हैं, बट थ्योरम के प्रूफ में आपको वो चीज इतना 5 पेज का थोड़ा ना थ्योरम का प्रूफ करना है, 1.5 पेज 2 पेज आधा पेज पे हो जाना है। तो इतना आपको समझ आया कि आपको ये चीज डायरेक्ट लिख लेनी है कि यहां से कंक्लूजन जो भी चेक करेगा कॉपी वो खुद देख लेगा क्या है। बाकी समझाने के लिए अगर आपने कर रखा है और कोई पूछता है तो आप ऐसे समझा भी दोगे कि n को जितना लार्ज करोगे, ये दोनों तो हमको पता ही है कि 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, मतलब फिक्स रियल नंबर से छोटे होते जा रहे हैं, ये भी फिक्स रियल नंबर से छोटा होता जा रहा है क्योंकि ये xn तो a की ओर अप्रोच ही कर रहा है ना। अब YNR भी आपकी a पे क्या हो गई, वो कन्वर्ज कर गई। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक हम लोग कंटिन्यूटी का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाएंगे। वो क्राइटेरिया क्या था, थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कराते हैं आपको। एक क्राइटेरिया था कि आपका फंक्शन f किसी भी पॉइंट a पर कॉन्टिन्यूअस होगा अगर जितनी भी सीक्वेंसेस a की ओर अप्रोच करती हैं, जितनी भी सीक्वेंसेस a की ओर अप्रोच करती हैं, उन सब की fxn जो है f a की ओर अप्रोच करे। यही था। आप अगर फिर से रिवाइंड कीजिएगा कि आपका फंक्शन f a पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा अगर जितनी भी सीक्वेंसेस a पॉइंट की ओर, जितनी भी रियल सीक्वेंसेस a पॉइंट की ओर अप्रोच करती हैं, उन सब की f फंक्शन से बनने वाली सीक्वेंस f a पॉइंट की ओर अप्रोच करे। आपका जो ये वाला a पॉइंट है ये इंटरवल i से है, i पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। i पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब i के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मतलब a पर भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। a पर भी आपका फंक्शन, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन i, कॉन्टिन्यूअस ऑन, या फिर ऑन से अच्छा वर्ड है एट a। f आपका a पे कंटिन्यूअस है क्योंकि पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस दे रखा है, तो a भी उसी इंटरवल का एक पॉइंट है, a पे भी कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, तो अब ये चीज क्या कहती है कि अगर आपकी कोई भी दो सीक्वेंसेस लो जो a पॉइंट की ओर अप्रोच करती हैं, तो उनसे जो फंक्शन वाली सीक्वेंस बनेगी उनको भी fa की ओर अप्रोच करना पड़ेगा। xn सीक्वेंस है ये a की ओर अप्रोच करती है, YNR सीक्वेंस है वो भी आपकी a पॉइंट की ओर अप्रोच करती है। a पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो fxnr इज अप्रोचेस टू fa एंड FYNR आल्सो अप्रोचेस टू fa। ठीक है, क्या हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात कहां से आ गई, आप ये बताओ हमें कि XNR और YNR दोनों a की ओर अप्रोच करते थे, और ये क्या कहता कि कोई भी सीक्वेंस अगर a की ओर अप्रोच करती है तो fxn भी fa की ओर अप्रोच करेगा। अगर XNR और YNR a की ओर अप्रोच करते थे तो fxnr और YNR a की ओर अप्रोच करने चाहिए, क्योंकि a पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब दोनों का अप्रोच सेम पॉइंट की ओर है। इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब जो है वो हम इधर लिखेंगे, ठीक है, समझिएगा आप। इसका मतलब है कि जो fxnr है और जो FYNR है दोनों सेम पॉइंट की ओर अप्रोच करते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का अप्रोच सेम पॉइंट की ओर है, मतलब ये भाई साहब कहीं से चलना स्टार्ट करे ए की ओर, ये भाई साहब कहीं से चलना स्टार्ट करे ए की ओर, दोनों को जब जाना एक ही पॉइंट की ओर है तो मतलब उनकी डिस्टेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर बिल्कुल छोटी होती चली जाएगी। आपको भी स्कूल जाना है,
आपके फ्रेंड को भी स्कूल जाना है, तो भले ही वो कहीं से भी निकले, ये कहीं से भी निकले, लेकिन दोनों एटलीस्ट अपने एम की ओर बढ़ते ही तो रहोगे। तो वही चीज तो यहां पर लिखी गई है। अब ये रिजल्ट क्या है? हमारा एजम्पशन था कि हमारा एफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है आई पे, जिसका मतलब है कि एक्सएन और वाई एन जो आपकी सीक्वेंसेज जीरो की और उनकी डिफरेंस वाली सीक्वेंस का लिमिट है, उनसे बनने वाली एफ एक्सएन और वाई एन एक फिक्स डिस्टेंस से कम होगी। एक्सएन की सब सीक्वेंस एक्सएनआर, वाई एन की सब सीक्वेंस वाई एन आर, तो एफ एक्सएनआर एफ एक्सएन की सब सीक्वेंस हो जाएगी, क्योंकि इसके जो टर्म थे इन्हीं इसी पे फंक्शन, इसके पॉइंट पर फंक्शन अप्लाई करने पे मिले थे। इसके जो टर्म है, इसके कुछ टर्म है, तो मतलब इसके टर्म पे फंक्शन अप्लाई करने पे इसके सारे टर्म मिलते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट पे फंक्शन अप्लाई करने पे इसके कुछ टर्म मिलेंगे। तो एफ एक्स एन आर जो है इसकी सब सीक्वेंस, एफ वाई एन आर है इसकी सब सीक्वेंस। हमारा एजम्पशन कहता है कि एफ एक्स एन और एफ वाई एन कभी करीब आते ही नहीं, एप्सिलॉन दूरी से ज्यादा दूरी हमेशा उनकी रहती है। और रिजल्ट हमें सारे बिल्कुल पॉइंट्स को यूज करने पे मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस वाला पॉइंट खासकर यूज करने पर, ये वाले पॉइंट से खासकर यूज करने पर रिजल्ट मिलता है कि एफ एक्स एन आर और एफ वाई एन आर दोनों को तो स्कूल जाना है, तो दोनों की डिस्टेंस जीरो तक पहुंच सकती है। मतलब कोई भी आप एप्सिलॉन लो, यहां पर यह था कि आप देखो ये कुछ टर्म है, कुछ टर्म मतलब एन की कुछ वैल्यू है। ये कहते थे कि एन की कोई भी वैल्यू लो, दोनों की डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आ ही नहीं सकती, जबकि ये क्या कह रहे हैं कि एन की कुछ ऐसी वैल्यू इन सीक्वेंसेस में है और दोनों बिल्कुल सेम टाइप के टर्म है। आप समझिएगा, मैंने कहा था एक्सएनआर अगर आप एक्सएन का फर्स्ट थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो वाई एन आर भी आप वाई एन का फर्स्ट थर्ड टर्म निकालोगे, तो ये भी सेम टर्म की बात कर रहे हैं, आप कहीं से भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये रिजल्ट हमें कहता है कि एफ एक्स एन आर और वाई एन आर की डिस्टेंस जीरो तक पहुंच सकती है। ये कहते हैं कि एक फिक्स्ड रियल पॉजिटिव रियल नंबर से कभी करीब आ ही नहीं सकती। दोनों रिजल्ट्स कैसे हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। दोनों रिजल्ट्स क्या हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब हमारा एजम्पशन हमें जो रिजल्ट देता है उस एजम्पशन से मिलने वाला रिजल्ट जबकि बिल्कुल क्या है, जो हमारा एजम्पशन रिजल्ट देता है गिवन कंडीशन पे, मतलब इतनी गिवन कंडीशन पे वो कहता है कि नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, उस पे अगर हम एनालाइज करें गिवन कंडीशंस को तो जो रिजल्ट मिलता है दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हैं। मींस वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट टू आवर assumption. So our assumption is wrong and just contradicted result is true. तो जस्ट कॉन्ट्राडिक्टेड रिजल्ट क्या है कि हमारा एजम्पशन था कि f इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन i, मींस f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन i, और यही हमें प्रूफ भी करना था। कितना सिंपल थ्योरम है, आप इसको देखिएगा। कोई पॉइंट फिर भी नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।